हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारा होगा थर्मोडायनामिक्स में, इट इज़ इंथैल्पी एंड दिस इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय H, कैपिटल H। तो इंट्रोडक्शन में हम इंथैल्पी के ये पढ़ेंगे कि वी नो दैट हमने अभी तक पिछले क्लास में ये चीज़ सीख लिया है कि हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, यानी सिस्टम अगर हीट एक्सचेंज करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हीट रिलीज करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है घट जाएगी। लेकिन हम जब लेबॉर्ट्री में ये सारे काम जो है, ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह जो करते हैं लेबॉर्ट्री में, उस वक्त क्या होता है, ये प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट, न कि वॉल्यूम। यूजुअली प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो कैसे? हमारी फ्लास्क होती है लेबॉर्ट्री में, या हमारा टेस्ट ट्यूब होता है, इनमें हम अपनी केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, और ऊपर जो होता है प्रेशर, ये किसका प्रेशर होता है? एटमॉस्फेयर का, and it is constant at 1 atm. So the reactions are actually taking place at constant pressure. उस वक्त की जो हीट चेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगा सिस्टम का, उसके लिए लोगों ने एक दूसरी स्टेट फंक्शन जो है, they have given a separate state function which can be used under these conditions. Under what conditions? The constant pressure conditions, and that quantity is known as enthalpy. तो मैंने क्या बोला? At constant volume the heat exchange is equal to change in internal energy. लेकिन यूजुअली हमारी केमिकल रिएक्शंस लेबॉर्ट्री में होती है at constant pressure. तो at constant pressure इसके लिए उन्होंने एक नई टर्म, एक नया स्टेट फंक्शन दिया है जिसको हम कहते हैं enthalpy, and at constant pressure the change in the exchange, heat exchange is equal to enthalpy. ये चीज़ हम आगे देखेंगे। enthalpy के बारे में हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं enthalpy is equal to U plus PV। इसकी डेरिवेशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आगे इसकी डेरिवेशन भी आ जाएगी while deriving some other quantities। लेकिन ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं। वी विल स्टार्ट विथ इट। हमें मालूम है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज एंड वर्क डन ईदर ऑन द सिस्टम और डन बाय द सिस्टम। दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट एक्सचेंज। ये जो है DW, यानी इसके लिए हमने इसको डिफाइन किया, इट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज दिस वर्क, जो भी वर्क हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में, इट इज एक्चुअली प्रेशर वॉल्यूम वर्क या मैकेनिकल वर्क हम जिसको कहते हैं। DU ये जो है, इसको हम लाएंगे LHS की जानिब, इट विल बिकम P del V इज इक्वल टू DQ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ एडिंग टू दिस इक्वेशन 1, du प्लस P del V, इसको हम ऐड करेंगे V डिफरेंशियल ऑफ P। LHS में भी यही ऐड करेंगे और RHS में भी यही ऐड करेंगे, प्लस V del P। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिए, दिस इज P मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ V प्लस V डिफरेंशियल ऑफ P। याद रख लीजिए, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इस तरह का है, x इंटू वाई, इसका डिफरेंशियल हम लिखते हैं, पहले x बाहर लिखते हैं, फिर डिफरेंशियल ऑफ y प्लस फिर y बाहर निकालते हैं एंड डिफरेंशियल ऑफ x। यही चीज यहाँ पे हो रहा है, ये देख लीजिए, पहले डिफरेंशियल ऑफ v है, p बाहर है, फिर डिफरेंशियल ऑफ p है और v बाहर है, तो इनकी जगह हम ये लिखेंगे, differential of u is equal to differential of, sorry,
plus differential of P multiplied by V is equal to, यहाँ पे हमने RHS में जो चीज़ लिखी है इसके साथ कोई चेंज नहीं करेंगे, या डिफरेंशियल U को भी PV को भी डिफरेंशियल बाहर निकालेंगे, इट विल बी U प्लस PV इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ Q प्लस V डिफरेंशियल ऑफ P, और डिफरेंशियल ऑफ U प्लस PV किस चीज़ के बराबर है? H के बराबर. डिफरेंशियल ऑफ H इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ Q प्लस V डिफरेंशियल ऑफ P. चूंकि मैंने अभी बोला हमारी जो केमिकल रिएक्शंस है दीज यूजुअली टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. जब प्रेशर कांस्टेंट है P1 इज इक्वल टू P2 या P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, व्हाट विल बी डेल्टा P? इट विल बी इक्वल टू 0, या चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू 0. यही देख लीजिए इस इक्वेशन नंबर 2 में जब हम यही चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ P इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म जो है ये 0 बनेगी. सो वी कैन राइट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure, differential of enthalpy is equal to heat exchange plus 0, or differential of H is equal to heat exchange at constant pressure. क्योंकि यहाँ पे जो था टर्म it was VdP, हमने बोला कि differential of P is equal to 0 यानी P constant है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने स्टार्ट किया था. द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बट द हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये टर्म वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. तो दो चीजें हमने यहाँ पे याद रखनी है. H इज इक्वल टू U प्लस PV, चेंज इन इंथैल्पी होता है बराबर द हीट एक्सचेंज दैट इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. अब ये जो H है, H के बारे में आप याद रखें, इट इज अ स्टेट फंक्शन. दैट मीन्स इट ओनली डिपेंड्स अपॉन स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बाय विच द स्टेट हैज बीन अटेन्ड. नंबर 1. नंबर 2, इसके बारे में हम याद रखेंगे, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंथैल्पी जो है एक तो स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन द सिस्टम. मास ज्यादा होगा तो इंथैल्पी ज्यादा आएगा, मास कम होगा तो इंथैल्पी कम हो जाएगा. दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंथैल्पी. उसके बाद आगे हम लिखेंगे जो हम ऑलरेडी जानते हैं लेकिन रिपीट करेंगे इसको, रिलेशन between H and U, enthalpy and internal energy. जिस तरह से हम लोग जानते हैं U cannot be measured absolutely, इसका absolute value हम नहीं जान सकते हैं क्योंकि हमने बोला था कि it contains some parameters, some quantities which we cannot measure, इसलिए हम इसको completely absolutely measure नहीं कर पा रहे हैं. जब इसको absolutely measure नहीं कर पाएंगे तो H को भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि H is equal to U plus PV. इसको absolutely कर दे तो इसको भी absolutely कर दे क्योंकि इनको तो हम measure कर सकते हैं. जब इसको absolutely नहीं कर पा रहे हैं तो इसको भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ लिखेंगे, H cannot be measured absolutely, and fortunately we do not need to calculate H absolutely. What we actually need in thermodynamic calculations is change in H, change in enthalpy, that we denote by delta H or differential of H. कई बार मैं बता चुका differential of H हम लिखते हैं for small changes, and the complete change or total change we represent by delta H. नंबर 1 एक पहला पॉइंट आप लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, फॉर solids and liquids. For solids and liquids, the difference between H and U is insignificant. Yeah, it is insignificant.
सिग्निफिकेंट। सॉलिड्स और लिक्विड्स की जब हम बात करते हैं, अगर हमारे सिस्टम में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड है तो H और U में कोई खास फर्क नहीं होता। क्यों? हमने अभी पढ़ा H इज इक्वल टू U प्लस PV। जब एनर्जी एक्सचेंज एक सिस्टम करता है जो सिर्फ सॉलिड का बना हुआ है या सिर्फ लिक्विड का बना हुआ है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम और प्रेशर। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन इट्स वॉल्यूम और प्रेशर। दैट मीन्स H is approximately equal to U for what? For solids and liquids. लेकिन दूसरा point, for gases we know that the work done on the gas or work done by the gas, the energy exchange by this gas leads to a significant change in its volume and pressure. As a result, there is a significant difference between U and H. जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, दैट मीन्स H और U के बीच में जो है डिफरेंस एक खासा अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। सो यूजुअली ये इक्वेशन जो है इट्स एप्लीकेबल यूजुअली फॉर गैसियस स्टेट, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड्स में यूजुअली U इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H। सपोज वी हैव अ सिस्टम दैट इज चेंजिंग फ्रॉम state 1 to state 2। ये state 1 है, ये state 2 है। सपोज यहाँ पे इसकी इंथाल्पी जो है H1, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है इट इज U1, वॉल्यूम इज V1 एंड प्रेशर इज P1। जब स्टेट 2 में चेंज हो जाएगा, हम भी पैरामीटर्स अकॉर्डिंगली दिखाते हैं। ठीक है। Now when the system goes from state 1 to state 2, the change in enthalpy can be denoted, we will denote the change in enthalpy as delta H. It will be equal to H2 minus H1. It will be equal to H2 minus H1. Now H2 जो है H2 और H1 का अपना वैल्यू दीजिए। We will have delta H is equal to U2 plus P2 V2 minus U1 plus P1 V1। ठीक है। और इट इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ये U2 जो है हमने U1 को यहाँ से इधर लाया है। These are the things that you already know, plus P2 V2 minus P1 V1. This is one of the equations, very important equations that we have to remember। जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो क्या है? डेल्टा H इज इक्वल, इसकी जगह हम लिखेंगे डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। इस इक्वेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखेंगे। द पॉइंट नंबर 1 यू राइट डाउन, दिस एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेसेस, फॉर ऑल सब्सटेंसेस। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्सटेंसेस, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, आइडियल हो, रियल हो। ठीक है। सब्सटेंसेस एंड ऑल प्रोसेसेस। all process mean isochloric, isobaric वगैरह वगैरह, isothermal। Number 2 point, the equation is applicable for all physical, chemical as well as state changes। ये इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर फिजिकल चेंज मीन्स स्टेट चेंज यानी सॉलिड लिक्विड वगैरह, फिजिकल केमिकल चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज यानी स्टेट 1 से स्टेट 2। एक हो गया फिजिकल स्टेट चेंज यानी सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह, दूसरा हो गया थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज यानी एक थर्मोडायनामिक स्टेट से दूसरी थर्मोडायनामिक स्टेट। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस। थर्ड पॉइंट, यूजुअली क्या करते हैं, हमारी जो रिएक्शंस होती है लेबोरेटरी में,
द प्रेशर इज कांस्टेंट, द प्रेशर इज कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट है दैट मीन्स P2 एंड P1 जो है ये सेम होते हैं। ये किसके बराबर होते हैं? P2 इज इक्वल टू P1 है। इनिशियल प्रेशर भी होता है वही, फाइनल प्रेशर भी होता है वही, और ये होता है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो प्रेशर इज एक्चुअली कांस्टेंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सो दिस इक्वेशन वी कैन सिंप्लीफाई इट एज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ये P2 P1 ये जो अब एक ही चीज के बराबर है P, इनको बाहर करेंगे, अंदर आएगा V2 माइनस V1, P इंटू V2 माइनस V1 को हम लिखेंगे डेल्टा V। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट वी यूजुअली रिमेंबर अबाउट डेल्टा H, यानी चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो मैंने अभी आपको बोला था जब सॉलिड हमारा सिस्टम जो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है उनमें यूजुअली चेंज इन वॉल्यूम जो होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम। जब नेग्लिजिबल चेंज इन वॉल्यूम आएगा तो ये वाला सारा का सारा टर्म ये जीरो बनेगा, एंड इन दैट केस वी विल हैव डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, यानी चेंज इन इंथैल्पी ऑलमोस्ट होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन जो गैसेस होते हैं उनमें चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होता है, significant change in volume takes place by energy exchange, so this term cannot be neglected, so mostly this term is applicable, this equation is applicable for gaseous state। उसके बाद ये एक मेथड है हमारा to determine to calculate the change in enthalpy। हमारे एग्जाम में अगर इस तरह से यूजुअली क्वेश्चन, अगर हम नीट की बात करेंगे तो इसी पे रहते हैं यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू कैलकुलेट द डेल्टा H। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें जो है वैल्यूज निकालने पड़ते हैं फ्रॉम हीट कैपेसिटी, एंड दोज रिलेशंस आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो रिलेशंस जो है हीट कैपेसिटी की इंटरनल एनर्जी के साथ, इसी तरह से हीट कैपेसिटी के साथ, और अब इंथैल्पी का हीट कैपेसिटी के साथ, कभी कभी वो क्वेश्चंस वो रिलेशंस एज डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चार ऑप्शंस में से एक रिलेशन हमें बतानी होती है विच वन इज द करेक्ट वन। तो अगर हमें सपोज चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं दिया गया है, ये चेंज इन वॉल्यूम वगैरह नहीं दिया गया है, एट दैट टाइम वी कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फ्रॉम हीट कैपेसिटी डेटा। तो यू राइट डाउन, आप नोट करके लिखेंगे इंथैल्पी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डेटा, इंथैल्पी फ्रॉम HC हीट कैपेसिटी डेटा। फिर उसी तरह से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये H जो है इट इज द फंक्शन ऑफ मास, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम N से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक में हमारे सिस्टम्स क्लोज्ड हैं, दैट मीन्स N जो है इट इज कांस्टेंट, N विल नॉट चेंज, सो इट विल बी द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्लोज्ड सिस्टम। इसके बाद हमने बोला चूंकि आइडियल गैस के साथ हम डील कर रहे हैं, व्हेन वी फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑटोमेटिकली गेट्स फिक्स्ड। और इन तीन में से कोई भी दो फिक्स कर लीजिए तो एक जो है ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट रहता है बाकी दो पे, तो वो स्टेट वेरिएबल नहीं रहता है। फिर यानी अगर प्रेशर और वॉल्यूम हमने फिक्स किया है, टेम्परेचर इसका खुद फिक्स हो जाएगा। अब ये स्टेट वेरिएबल नहीं रहा। स्टेट वेरिएबल मीन्स दैट कैन वेरी इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली वेरी करेगा, लेकिन अब ये वेरी करता ही नहीं है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इसका वैल्यू जो है P और V पे डिपेंड करता है। P और V फिक्स हो गया, ये खुद ब खुद फिक्स हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन तीन वेरिएबल्स की जगह T, P, V हम दो ही लेते हैं, इन दो में से कोई भी ले सकते हैं। इंथैल्पी जब हम डिस्कस करते हैं तो इंथैल्पी में हम दो वेरिएबल्स चूज करते हैं, इट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपको याद होगा इंटरनल एनर्जी में जब हमने ये वेरिएबल्स चूज किए थे तो कौन कौन से थे, इट वाज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, यहाँ पे फर्क क्या है, इंटरनल एनर्जी में ये वॉल्यूम था। अब चूंकि हमने इनको इंथैल्पी को फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर लिखा है, नाउ यू कैन योरसेल्फ राइट द चेंज इन इंथैल्पी, जो हम कई बार लिख चुके हैं, that will be equal to rate of change of enthalpy with
टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर इस P को कांस्टेंट रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विथ प्रेशर। अब प्रेशर आ गया है लेकिन T फिर कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट T, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल चेंज इन प्रेशर। दिस इज जनरल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन हमने इंटरनल एनर्जी के लिए भी लिखी थी। इस इक्वेशन से हम वो सारी इक्वेशंस फिर डिराइव कर सकते हैं, इजीली हमें मिलती है जो हमें फाइनली याद रखनी होती है H के लिए या U के लिए। इस इक्वेशन को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इस इक्वेशन पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। इसको इक्वेशन A मान लीजिए। अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हम कई बार आपको समझा चुके हैं। व्हाट इज दिस रेट ऑफ चेंज एंड मल्टीप्लाई बाय दैट। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे आइडियल गैस, यानी हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे फॉर आइडियल गैस, फॉर रियल गैस एंड लास्ट पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम इसके 3 केसेस बनाते हैं, जो हमने U में भी बनाया था अब H में भी बना लेते हैं। In case of ideal gases, the rate of change of enthalpy with pressure at constant temperature is equal to 0। ये आइडियल गैस के लिए होता है कि H जो होता है it is equal to U plus P and V। अब U जो है इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो U विल बी इक्वल टू 0। U में जो चेंज होगा इट विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह से जब प्रेशर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ही, अब आपने टेम्परेचर भी फिक्स किया है तो ये V जो है इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स डेल्टा H हम क्या लिखते हैं, डेल U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा V भी 0, डेल्टा U भी 0, तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर आइडियल गैसेस। तो जरा इक्वेशन 1 बताइए, व्हाट विल बी इक्वेशन 1। ये चीज 0 बन गया। अब वहां पे क्या रहा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द RHS। वी विल राइट डाउन डेल्टा H विल बी इक्वल, चेंज इन इंथैल्पी विल बी इक्वल टू rate of change of enthalpy with temperature at constant pressure multiplied by change in temperature। Now this quantity जो ब्रैकेट में it is equal to NCP multiplied by delta T। So हमारा change in enthalpy for ideal gases ये आप याद रखेंगे for all the processes, N multiplied by CP multiplied by delta T। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। CP is equal to change in enthalpy with temperature, ठीक है, at constant pressure जो है it is equal to CP। CP means constant pressure, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ से हम डेल्टा H निकाल सकते हैं। If del U and P del V is not given, from this equation we can calculate change in enthalpy is equal to N means number of moles, Cp heat capacity at constant pressure multiplied by change in temperature। इसी को हम लिखते हैं डेल्टा H is equal to the total change in delta H N Cp multiplied by delta T change in temperature, final pressure minus initial pressure। ये हो गया for ideal gases। Now for real gases we write down case number 2 for real gases। रियल गैस में क्या होता है, ये पैरामीटर जो है इक्वेशन 1 में देख लीजिए, दिस नॉट इक्वल टू 0, ये वहीं का वहीं रह जाता है। तो दैट मीन्स जब ये आइडियल गैस में 0 हो जाता था, रियल गैस में हम इसको 0 नहीं बनाएंगे। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ रियल गैसेस। डेल्टा H विल बी इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी विल बी इक्वल टू NCP डिफरेंशियल ऑफ T प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विथ टेम्परेचर at constant pressure multiplied by change in temperature। This equation is applicable to real gases। इसको usually आप याद नहीं रखते हैं, या रखना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस पे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी वो थ्योरेटिकल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि विच इक्वेशन इज़ द राइट आंसर। तो उस एतबार से इक्वेशन को याद रखना ज़रूरी है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इंशाल्लाह यूजुअली नहीं रहते हैं। उसके बाद लास्ट पे केस 3 हम बना लेते हैं।
ये वही रिपीट होता जो यू में हमने देखा। केस थर्ड में हम क्या लेंगे, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में Cp ऑलमोस्ट इक्वल होता है Cv, इसको हम C से डिनोट कर लेते हैं, हम कोई अलग से Cp Cv वगैरह नहीं लिखते हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड, सॉलिड्स और लिक्विड्स में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विथ प्रेशर इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि प्रेशर जब चेंज यूजुअली नहीं होता है तो दिस इज इक्वल टू 0। वी विल राइट डाउन द चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू mc, Cp नहीं लिखेंगे इसकी वजह से, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर प्लस 0, और डेल्टा H इज इक्वल टू mc डेल्टा T। दिस इज द इक्वेशन फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन जाती है, ऑलमोस्ट एक ही इक्वेशन है ये। आइडियल गैस होगा Ig, चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू n Cp टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कीजिए। सॉलिड और लिक्विड होंगे यही इक्वेशन, n Cp की जगह सिंपली C, क्योंकि वहाँ पे Cp इज इक्वल टू C। लेकिन रियल गैस होगा वहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू n Cp plus rate of change of enthalpy with temperature at constant pressure multiplied by, these are the equation, this is the equation that we remember for calculation of delta H। तो हमारे जो पैरामीटर्स थे, दो तीन पैरामीटर्स U, W, Q and H, कौन कौन से, U, Q, W एंड H। यहाँ तक आज हमने इन सब को कंप्लीट किया है। हाउ वी कैन डू कैलकुलेशंस, हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड क्यू। तो इस सारा का सारा ये जो हमने 5-6 क्लास में पढ़ा है, इसका जिस्ट हम बनाएंगे। जिस्ट मीन्स एक निचोड़ सा यहाँ पे हम इसका लिखेंगे, यू राइट डाउन जिस्ट, यानी जो आपके पास एक रेडी रेफरेंस होगा प्रिपरेशन के दौरान या रिवीजन के दौरान। तो सारे क्लास जब आपने समझ लिया होगा तो लास्ट पे आप इन 2-3 चीज़ों को कंसंट्रेट करेंगे, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखेंगे एंड यू इंशाल्लाह रिवाइंड, आपका सारा का सारा चैप्टर जो है उसका रिवीजन हो जाएगा, या अब तक जो हमने पढ़ा इसका रिवीजन हो जाएगा। तो जिस्ट में आप सबसे पहले लेंगे हम हम लेते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू। हमने देखा ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दिस कैन बी इजीली हैड फ्रॉम दिस इक्वेशन, और इस W की जगह हम P मल्टीपल बाई डिफरेंशियल ऑफ V लिखते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन एक ही है, इसको हम याद रखते हैं। उसके बाद इसी का दूसरा केस बन जाता है, ये पहला केस है, सपोज द प्रोसेस आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मीन्स डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0। एट दैट केस डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q, यहाँ पे हम V लिखते हैं। V मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम जब आ जाएगा तो डिफरेंशियल ऑफ V विल बी इक्वल टू 0। ये इसका दूसरा जो है केस है। एंड लास्टली थर्ड, हमने U के बारे में या चेंज इन U के बारे में क्या देखा, इट्स इक्वल टू n CV मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। दीज आर द 3 केस ऑफ डेल्टा U, या एक्चुअली 2 ही केस इसको मान लीजिए, ये केस है और ये दूसरा केस है। यहाँ पे हमने उस वक्त जब हम ये पढ़ रहे थे कि एग्जामिनर जो है हमारे क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट इस तरह से बना सकता है, वो CV का वैल्यू नहीं देगा, एंड देन वी हैव टू राइट द CV इन टर्म्स ऑफ गामा, एंड वो हमने डिराइव किया था CV इज इक्वल टू R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T। ये हम पे H नहीं है, U है। These are the 2 cases of internal energy change. Internal energy change can be calculated from first law of thermodynamics. अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा U is equal to QV. If it is not based on the first law of thermodynamics, we can use heat capacity data. Delta change in internal energy will be equal to NCV delta T. अगर CV भी उसने नहीं दिया है, उसने दिया है गामा, या गामा भी उसने बोला है O2 मॉलिक्यूल इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसके लिए गामा आपको याद रखना होगा
7/5 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। और आपको पता है 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन इज अ गैस कांस्टेंट, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। इसको इन 2-3 पॉइंट्स को लिख लीजिए। रिवीजन में जब आप इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे या रिवीजन करते होंगे, these points are enough to remember these points, these things। बी लिख लीजिए, केस बी हम लिखेंगे इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी के बारे में सबसे पहली इक्वेशन हमने क्या लिखी है, जो हमें क्लास 11th से ही याद है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर इस पे नहीं है, यानी डेल्टा वी और पी डेल्टा वी नहीं दिया है, देन वी कैन गो फॉर हीट कैपेसिटी डेटा, क्योंकि 2 ही तरीके हैं उसको पूछने के। तो यहाँ पे हमने हमारी कोशिश की हर तरीके से, जिस तरीके से भी क्वेश्चन होगा एच पे, यू पे वगैरह, देयर शुड नॉट बी एनी मेथड दैट वी विल स्किप। कोई चीज़ हमें नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे। यानी डेल्टा यू और डेल्टा वी नहीं दिया है, वी कैन गो फॉर हीट कैपेसिटी डेटा, जो अभी हमने देखा डेल्टा इज इक्वल टू एन सी पी मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर उसने सी पी भी नहीं दिया है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल हार्ड लेवल बनाने की कोशिश करें, तो सी पी को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा, एच इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू एन आर गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1, सी वी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, सी पी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई गामा। इतना फर्क है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को देख लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, और यहाँ आ जाइए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इक्वेशन इसमें क्या है, एन है, आर है, डिवाइड बाई गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। इस इक्वेशन 2 में क्या है, एन है, आर है, डिवाइड बाई गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई डेल्टा टी, और ये एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ गामा एक्स्ट्रा है, बाकी ये सारा का सारा वही है जो हमें इस इक्वेशन में डेल्टा यू की जगह है, एन आर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई गामा माइनस 1। सो वी कैन राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू ये एन मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी डिवाइड बाई गामा माइनस 1 की जगह मैं लिखूंगा डेल्टा यू मल्टीप्लाइड बाई गामा। रिमेंबर दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से आपका टाइम बहुत बचेगा। आप डेल्टा एच इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने डेल्टा यू ऑलरेडी निकाला है, इट इज़ ईजी टू यूज दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द डेल्टा एच। जेईई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये वाली इक्वेशन वहाँ पे यूज़ करेंगे जो मैंने इक्वेशन 2 दिखाई है। वी कैन सिंपली यूज इक्वेशन, इसको 3 मान लीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा यू। तो ये होगी 2 इक्वेशंस फॉर एच के लिए। कौन कौन सी, पहली ये इक्वेशन और फिर ये हीट कैपेसिटी डेटा। उसके बाद आ जाएंगे हम वर्क पे। नेक्स्ट वर्क, सी के सी लेते हैं, डब्ल्यू मीन्स वर्क। तो वर्क के लिए सबसे पहले क्या चीज है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू दिया है, क्यों दिया है, तो डब्ल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन तो वो पूछते नहीं है वहां पे। तो हमारे पास दूसरा केस बन जाता है जो हर एक चीज के लिए अप्लाई होता है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डिफरेंशियल ऑफ वी। ये हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम V1 से V2, ये केस सेकंड है, और यहीं से अक्सर हमें वर्क निकालना पड़ता है। इसी का एक और केस सब केस बन सकता है। सपोज यू राइट डाउन आइसोकोरिक प्रोसेस। Isochoric means volume is constant. When volume is constant, delta V is equal to 0. So work will be equal to P multiplied by 0 is equal to 0. In isochoric process में क्या लिखेंगे आप, ये केस लिखेंगे कि isochoric process में work done is equal to 0. लेकिन सपोज अब अगर isobaric है, थर्ड केस लिखते हैं isobaric. Isobaric case means pressure is constant.
याद कर लीजिए मेरा दूसरा क्लास जिसमें मैंने बोला था प्रेशर कांस्टेंट मीन्स द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो जब भी कांस्टेंट ऑफ प्रेशर आएगा प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, यू राइट वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1। ये हो गया वर्क डन इफ कांस्टेंट प्रेशर। अब इसी सिंपल से क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा सा इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा, वो ना तो V1 देगा ना V2, वो इसकी जगह देगा P1 एंड P2। ना V2 और V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, P1 और P2। वो किस तरह से लिखेंगे, वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT। इसको हम अगर लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू NRT1 या T2 लिखेंगे। इसी तरह से NR फिर हम T2 इसको बना सकते हैं। V किसके बराबर आएगा, V1 विल बी इक्वल टू NRT1 डिवाइड बाय P1। तो V1 की जगह हम लिखेंगे, यानी ये जो V1 है इसकी जगह क्या लिखेंगे, NRT1 डिवाइड बाय P1। V2 की जगह क्या लिखेंगे, NRT2 डिवाइड बाय P2। NR और NR बाहर करेंगे, इट विल बी लाइक दिस, वर्क विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, NR बाहर होगा, इट विल बी T2 डिवाइड बाई P2 माइनस T1 डिवाइड बाई P1। अगर क्वेश्चन को वो थोड़ा सा भी क्या कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगर T1 और T2 भी सेम है तो इनको भी बाहर कर सकते हैं, वर्क विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, N और T भी बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा 1 P2 माइनस 1 डिवाइड बाई P1। एक्चुअल इक्वेशन बहुत सिंपल है, वो आपको याद रखनी जो है, इट्स दिस इक्वेशन। फिर आप आइडियल गैस इक्वेशन से V1 और V2 का वैल्यू इसमें लगा सकते हैं। नाउ सपोज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, फोर्थ केस आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क के बारे में तीन प्रोसेस जो है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और अब क्या है आइसोथर्मल। हमारी इसमें इक्वेशन जो है -2.303 -2.303 log ऑफ V2 डिवाइड बाई V1। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है, प्रेशर दिया है, देन वर्क इज इक्वल टू -2.303 NRT मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ P1 इस वक्त ऊपर जाएगा और P2 नीचे आएगा, क्यों, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो दिस इज द जिस्ट जो आपको लिखना है, जो आप लिखेंगे और याद भी रखेंगे। इस जिस्ट से हमारा जो सारे का सारा यहाँ तक क्लास हमने दिए थे या जो हमने पढ़ा था, वी कैन रिमेंबर ऑल दीज क्वांटिटीज एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन दीज पैरामीटर्स। अब क्यों जो बचता है लास्ट पे केस डी, क्यों यूजुअली हमें ऊपर हमने जो पैरामीटर्स डिस्कस किए उन्हीं में से सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, अगर कांस्टेंट ऑफ प्रेशर है क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच। इसी तरह से क्यू इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर क्यू पी लिखना है इट विल बी सी पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, अगर क्यू वी लिखना है इट इज सी वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। These are the equations, final equations for inshallah for your exam। यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया है ये पैरामीटर्स या स्टेट फंक्शंस, इनमें कुछ हैं कुछ बहुत फंक्शंस हैं। इसके बाद वी टेक फ्यू एग्जाम्पल्स और उन एग्जाम्पल से हमें ये समझ आएगा कि हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स which we may be asked in your exam. You write down example number 1. A system absorbs 100 calories of heat. A system absorbs 100 calorie of heat, ठीक है, and does 209 joules of work, full stop. Calculate
चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। एक सिस्टम ने क्या किया है, इसने एब्जॉर्ब किया है एनर्जी 100 कैलोरीज और उसने वर्क कितना किया है 209 जूल्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Q इज गिवन, Q इज इक्वल टू 100 कैलोरीज। 100 कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट कीजिए, इट विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 4.18, इट इज इक्वल टू 418 जूल्स। क्योंकि एनर्जी जो है, वर्क जो है उसने दिया है जूल्स में दिया है, तो हम इसको जूल्स में लिखेंगे, या ऑप्शन जो आपके नीचे 4 होंगे आप पहले देखेंगे क्या ऑप्शन कैलोरीज में है या जूल्स में है, तो इसी के एतबार से आप चलेंगे। सपोज हमने इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया 418। नाउ W इज इक्वल टू 209, सो डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q की जगह हम क्या लिखेंगे 418 जूल्स प्लस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो वर्क विल बी माइनस, वर्क के आगे जो साइन लगेगा इट विल बी माइनस, प्लस जो फार्मूला का यहाँ पे प्लस फार्मूला का वो मैंने प्लस वहीं पे रखा फार्मूला का, लेकिन फिर ब्रैकेट मैंने इसलिए डाला क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन बता रहा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो वर्क विल बी माइनस 209। 418 से 209 घटा लीजिए, द चेंज इन internal energy will be equal to 209 joules plus change है ये, plus means 209 joules has been absorbed by the system। ये थ्योरी साथ साथ याद रखिए, absorb हुआ है कि रिलीज हुआ है, बाकी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। 1 mole of an ideal gas, example number 2, 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally, from 2 atm to 1 atm at 300 Kelvin। isothermal टेम्परेचर है 300 Kelvin, इन isothermal प्रोसेस 300 Kelvin पे ये प्रोसेस हो रहा है। फाइंड द वर्क डन, find the value of delta U, delta H, Q and W। ये चीज आपको मालूम है क्या है, in reversible and irreversible process। ये एक लंबा क्वेश्चन हमने बनाया है, रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ लीजिए 2-4 क्वेश्चंस हमने मिला के बनाए ताकि जितने भी पैरामीटर्स आपके अलग अलग पूछ सकते हैं वो हमने एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रहा है कहाँ से, 2 atm से 1 atm, यानी प्रेशर घट रहा है। प्रेशर घटने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर 2 से 1 की ओर घट रहा है, लेकिन ये प्रेस हो रहा है एट 300 Kelvin। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल यू, डेल एच, क्यू एंड डब्ल्यू बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, यानी हमें मान के चलना है कि प्रोसेस पहले रिवर्सिबली हो रही है फिर यही प्रोसेस इरिवर्सिबली हो रही है, तो हमें ये पैरामीटर्स मेजर करने हैं। सो यू विल राइट डाउन फर्स्ट सोल्यूशन, इसका लिख लीजिए रिवर्सिबल। हम केस फर्स्ट लेंगे, सपोज फर्स्ट इट इज टेकिंग प्लेस एज reversible process. Since the process is taking place at constant temperature, it is the ideal gas, so delta U will be equal to 0। इसी तरह से डेल्टा H भी इसका 0 हो जाएगा। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी जो भी हमने बोला, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो
इसके लिए ये दोनों चीज़ें जो है ज़ीरो हो जाएंगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लीजिए, del U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जब ये ज़ीरो बनेगा दैट मीन्स क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो इन दो में से एक को निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो दूसरा विल बी इक्वल टू अपोजिट साइन साथ करके हम इसको लिखेंगे। क्यों तो हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि क्यों इसी इक्वेशन से निकल सकता है, डब्ल्यू नहीं दिया गया है। क्यों निकल सकता था हमें हीट कैपेसिटी से, लेकिन हीट कैपेसिटी भी नहीं दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, प्रेशर P1 भी दिया गया है एंड P2। सो वी विल, जब V1 V2 दिया गया है, P1 P2 दिया गया, दिस इज द हिंट वी कैन कैलकुलेट वर्क। सो वर्क विल बी इक्वल टू, इन आइसोथर्मल प्रोसेस यू नो दैट -2.303 nRT log of initial pressure divided by final pressure। वॉल्यूम होगा तो रिवर्स, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। It will be equal to -2.303 multiplied by n is 1। एक मोल हमने लिया है, R is equal to 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन। लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर क्या है 2 डिवाइड बाई फाइनल प्रेशर क्या है 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी इक्वल टू -415 कैलोरी। ये log 2 है, log 2 का वैल्यू आप रट के रखना चाहिए आप लोगों को। वहाँ पे ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, जो ग्राफ वगैरह ये लॉग टेबल दिया गया होता है, इट इज़ 0.301। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है इन एग्ज़ाम। यही फॉर एग्जाम्पल लॉग ढूंढना, वहाँ पे कुछ log 2 यूजुअली हमें काइनेटिक्स में भी काम आता है, तो इसको याद ही रखना बेहतर है। तो वर्क क्या निकला हमें -415। आपसे मैं पूछ लूंगा व्हाट विल बी क्यू, इसका जो हीट कंटेंट होगा हमने अभी देखा क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कितना निकला 415 -415। सो क्यू इज इक्वल टू 415 लेकिन प्लस, दैट मीन्स 415 कैलोरीज ऑफ हीट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। लेकिन उतना इसने एब्जॉर्ब किया, उतना ही काम भी किया, -415 उसने वर्क भी किया। यानी जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतनी सारी की सारी यूज की वर्क में, तो इसकी इंटरनल एनर्जी जाहिर सी बात है वो तो जीरो ही हो जाएगी ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू जीरो, जो हमें पहले आया। नाउ द सेम प्रोसेस विल बी टेकन केस सेकंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, जब तक ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, हम आइडियल गैस के साथ डील कर रहे हैं, इसकी झंझट आपकी खत्म हो जाती है, ये जीरो होगा। नाउ अगेन क्यू विल बी इक्वल टू -डब्ल्यू एंड डब्ल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू, शाबाश, इस वक्त किस चीज़ के बराबर आएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल V2 - V1। यहाँ पे खेल खत्म। इतना याद अगर आपको आ गया, हिंट आ गया कि कौन ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम इस तरह से वर्क निकालते हैं, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई V2 - V1। अब क्या करेंगे, V2 भी नहीं दिया गया है, V1 भी नहीं दिया गया है। अभी मैंने ये एग्जांपल जब हम पढ़ रहे थे थ्योरी, तो थ्योरी में सिखाया था कि कभी वो V2 और V1 नहीं देगा, इसने इनकी जगह क्या दिया है, P1 एंड P2। सो वी विल राइट डाउन वर्क इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल, V2 की जगह हम लिखेंगे nRT डिवाइड बाई P2 माइनस nRT डिवाइड बाई P1। सर ये कैसे आ गया nR2 डिवाइड बाई P2? वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू nRT। मैंने T1 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि प्रोसेस हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T। तो बताइए V1 किस चीज़ के बराबर आप लिखेंगे, nRT डिवाइड बाई P1। वही लिखा मैंने, ये देखिए N1 की जगह मैंने क्या लिखा, nRT डिवाइड बाई P1। होप यू अंडरस्टैंड इट। वैल्यू दीजिए, अब हर एक वैल्यू इसमें दिया गया है, अब ये सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल, सर P एक्सटर्नल नहीं दिया गया है,
When P external is not given, remember and write down, make it a important note in your notebook. जब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया गया है तो फिर जो फाइनल प्रेशर होता है प्रोसेस का, फाइनल प्रेशर जो होता है, इट इज टेकन एज P एक्सटर्नल। जब P एक्सटर्नल नहीं दिया गया है तो प्रोसेस का जो फाइनल प्रेशर होता है उसी को हम लेते हैं एज P एक्सटर्नल। तो बताइए इस प्रोसेस का फाइनल प्रेशर क्या है? इट इज 1 atm, क्योंकि प्रोसेस जा रहा है फ्रॉम 2 atm to 1 atm। वी राइट डाउन वर्क इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, एक ही मोल हमने लिया है, R की जगह 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइड बाई P2 इज द फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 1 माइनस nRT, वही 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइड बाई P1 क्या था? 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व दिस एग्जाम्पल, वी विल गेट दैट वर्क W इज इक्वल टू -300 कैलोरीज। जब यह प्रोसेस रिवर्सिबली हो रहा था तो वर्क कितना था? 415। अब यही प्रोसेस हो रहा है, यानी यही स्टेट चेंज हो रहा है, सिस्टम जा रहा है फ्रॉम प्रेशर 2 टू प्रेशर 1, लेकिन अब जा रहा है इरिवर्सिबली। कैसे जा रहा है? इरिवर्सिबली। और आपका वर्क कितना निकला? 300, यानी वर्क रिवर्सिबल आपको निकला -415। यानी माइनस को भूल जाइए, इतना काम किया है सिस्टम ने। लेकिन जब आप यही प्रोसेस करवा रहे हैं इरिवर्सिबली तो सिस्टम हमारा सिर्फ 300 जूल्स या कैलोरीज काम करता है। तो इसी को हमने थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करवाया था एक क्लास में, शायद 3rd क्लास थी, कि वर्क डन बाय द सिस्टम रिवर्सिबली इज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबली। जब सिस्टम काम कर रहा हो तो रिवर्सिबल वर्क ज्यादा है इरिवर्सिबल से, लेकिन जब सराउंडिंग हम काम कर रहे हैं सिस्टम पे तो फिर इरिवर्सिबल उस वक्त ज्यादा हो जाता है। दिस इज हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ दिस पैरामीटर्स। आप एक और क्वेश्चन लिखेंगे हम इस वक्त बिफोर कंप्लीट वाइंडिंग इट अप फॉर टुडे। वी राइट डाउन one more question. Write down 80 grams of oxygen. Question number 3rd. 80 gram of O2 oxygen gas are heated in a closed and rigid container. In a closed and rigid container, or in a closed and rigid container from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius. Calculate क्या करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, हीट एक्सचेंज एंड वर्क। ये चारों पैरामीटर्स हम यूजुअली हर एक क्वेश्चन में लेते हैं ताकि हमें सारे पैरामीटर्स की एक्सरसाइज हो जाती है। यूजुअली आपके एग्जाम में एक ही पैरामीटर आपको निकालना होगा। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। 80 ग्राम्स ऑफ O2 गैस। नोट लिख लीजिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। इस क्वेश्चन ने ना आपको ये बताया कि ये गैस आइडियल है या रियल है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी, द क्वेश्चनर जो क्वेश्चन आपसे पूछता है ये आपको ना बोलता है ये आइडियल है या रियल है, एट दैट टाइम वी टेक द गैस एज आइडियल गैस। सो क्वेश्चन में जो गैस बताया गया ये आइडियल गैस है। जब रियल होगा तब उसने बताया होगा, उसने नहीं बताया तो टेक इट एज आइडियल गैस। Number 2nd point. The process is taking place in closed and rigid container. थ्योरी का क्लास याद कीजिए, थ्योरी पे मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था। क्लोज्ड एंड रिजिड ये हिंट है हमारे लिए। ये हिंट क्या है कि वॉल्यूम चेंज इज 0, क्योंकि रिजिड कंटेनर में जब प्रोसेस हो जाएगा, रिजिड कंटेनर मीन्स
जो फैल या फूलता नहीं है, यानी वो गुब्बारे की तरह जिसमें जब हम हवा भरेंगे तो फूलता है, तो रिजिड कंटेनर है वो फूलेगा नहीं, दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो वॉल्यूम चेंज विल बी इक्वल टू ज़ीरो, हमारा पहला स्टेप आसान हो गया। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, W इज इक्वल टू ज़ीरो, वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। वर्क हमारा जो है इसमें ज़ीरो आएगा क्योंकि कोई वॉल्यूम चेंज इसमें जो है नहीं आया है। अब आ जाएंगे हम दूसरे पैरामीटर पे, del U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब W ज़ीरो हो गया, देन डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q। दो में से एक को निकाल लीजिए तो हमारा काम बन जाएगा। दूसरा चूंकि एक दूसरे के बराबर है तो हम डेल्टा U निकालेंगे क्योंकि Q इज नॉट गिवन। डेल्टा U निकालने के लिए फर्स्ट लॉ से हम नहीं निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं मैंने बोला। फर्स्ट लॉ से निकला तो ठीक, नहीं तो फिर क्या, हीट कैपेसिटी डेटा। हीट कैपेसिटी डेटा में डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा U इज इक्वल टू, सर CV भी नहीं दिया है। जब CV भी नहीं दिया, इसने क्वेश्चन को बहुत हार्ड बनाया है। नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे पहले n इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 80 ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम्स, इट विल बी इक्वल टू 2.5 moles. It will be equal to 2.5 moles. So we write down n is equal to 2.5। हमारा जो डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2.5, CV नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, we will write down R divided by gamma minus 1 multiplied by change in temperature delta T। डेल्टा T किस चीज के बराबर है, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 227 डिग्री सेल्सियस। 227 डिग्री सेल्सियस हो गए 500 केल्विन माइनस 20 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस हो गए 300 केल्विन इज इक्वल टू 200 केल्विन जो है टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, जब आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना होगा तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट मत कीजिए, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन स्केल पे और सेल्सियस स्केल पे सेम होता है। सर कैसे, इस तरह लिखिए 227 डिग्री सेल्सियस विदाउट कन्वर्टिंग टू केल्विन माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इट इज इक्वल टू 200। ये भी यहाँ पे भी 200 निकला, यहाँ पे भी 200 निकला। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना होगा तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाने की जरूरत नहीं है, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाने की जरूरत, इससे आपके 10 सेकंड तो बच जाएंगे। वहाँ पे 10 सेकंड जो एग्जाम में बहुत मैटर करता है। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू 200 केल्विन। इंट्रोड्यूस इन दिस इक्वेशन वी राइट डाउन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 2.5। आर की जगह क्या लिखेंगे, ये आर यहाँ पे है फॉर्मूला का, आर इज गैस का कांस्टेंट, इसको कैलोरीज में हम लेते हैं, अगर जूल्स में है तो 8.314 डिवाइड बाय, पहले हम ये 200 लेंगे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डिवाइड बाय गामा माइनस 1। व्हाट इज गामा इक्वल टू फॉर O2? O2 इज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए गामा इज इक्वल टू 7/5। ये मैंने आपको सजेस्ट किया था, एडवाइस भी किया था, गामा याद रखो मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए एंड पॉली एटॉमिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर। डाई एटॉमिक के लिए किसके बराबर होता है 7/5। अगर ट्राई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है लेकिन वो भी लीनियर है, O2 इज लीनियर मॉलिक्यूल, CO2 इज आल्सो लीनियर मॉलिक्यूल, इनके लिए गामा सेम होता है 7/5। डाई एटॉमिक एंड लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए 7/5, मोनो एटॉमिक के लिए गामा याद कीजिए 5/3, और पॉली एटॉमिक के लिए लेकिन जो लीनियर नहीं होंगे अमोनिया मीथेन वगैरह वगैरह 5/4। ये तीन वैल्यूज आपको याद रखने जरूरी है, अदरवाइज यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। गामा का वैल्यू हमारे पास आया है 7/5, गामा माइनस 1 कर लीजिए, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस, इनकॉर्पोरेट दिस वैल्यूज एंड सॉल्व, यू विल गेट डेल्टा U इज इक्वल टू 2.5 किलो कैलोरीज, 2.5 किलो कैलोरीज।
होप यू अंडरस्टैंड इट। जो क्वेश्चन आपको बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद कैन सॉल्व इट इन जस्ट 40 to 50 सेकेंड्स, दोज आर सफिशिएंट। अब लास्ट पे आएंगे डेल्टा एच पे, क्योंकि क्यों तो हमने निकाला, क्यों डेल्टा यू निकालने का मतलब क्यों निकाला हमने, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू 0 था। डेल्टा एच दो तरीके हैं बाय डेल्टा एच के, एक एन सी पी एंड डेल्टा टी। अब सी पी नहीं दिया गया है, एन और गामा डिवाइड बाई गामा -1 इंटू डेल्टा टी, ये एक मेथड है। लेकिन दूसरा जो सिंपल शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, क्योंकि शॉर्टकट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जाम। डेल्टा एच इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा यू। डेल्टा यू आपने निकाला है, गामा आपको मालूम है, गामा इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 किलो कैलोरीज। इसको सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी समथिंग इक्वल टू 3.5 किलो कैलोरीज। तो इस क्वेश्चन से हमने हीट कैपेसिटी डेटा से जो मैं बता रहा था, if first law of thermodynamics is not sufficient, data is not given in that, we can solve our example by using the heat capacity values or and gamma values। तो यहाँ पे एक बार फिर ये साबित हो गया कि गामा का याद रखना ज़रूरी है फॉर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे इख्तिताम कर दें, विल स्टॉप हियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।